समसामयिक विमर्श हम लोगों की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के अंतर्गत एक नए टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज सोशल मीडिया रेगुलेशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आप जानते हैं 25 फरवरी 2021 यानी अभी हाल में ही 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए घोषणाएं की है। बहुप्रतीक्षित था, चिर प्रतीक्षित था यह घोषणा पत्र, सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला यह डिक्लेरेशन। क्यों आवश्यकता थी सोशल मीडिया के डिक्लेरेशन की, क्यों चिर प्रतीक्षित था, क्या इसकी प्रासंगिकता है, हम लोग इन सारी बातों के विषय में चर्चा करेंगे और सीमाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस रेगुलेशन से खुश नहीं हुआ। जो रेगुलेशन जारी हुआ ठीक है, कुछ ना होने से तो बेहतर है, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। इस दृष्टिकोण से यह रेगुलेशन अच्छा है, इस दृष्टिकोण से यह रेगुलेशन अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया ने विगत वर्षों में तांडव मचाया है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट किए हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने समाज में डिसहार्मोनी क्रिएट की है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह रेगुलेशन बहुत अच्छे नहीं है। बेहतर हैं, गुड है, वेरी गुड या एक्सेलेंट की श्रृंखला में नहीं आ सकते। कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं इन रेगुलेशन में, क्या अच्छाइयां हैं इस रेगुलेशन की, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बेसिक से हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि इस सीरीज में हम लोगों का पर्पज़ है कि टॉपिक के हर पहलुओं के विषय में आपको जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई भी पहलू उपेक्षित न रह जाए। तो क्या है सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया का अर्थ समझते हैं, फिर क्या आवश्यकता है इसकी, क्या महत्व है, क्या चुनौतियां हैं, फिर क्या गाइडलाइंस है, फिर उन सारी बातों पर हम लोग आते हैं। तो सोशल मीडिया के अर्थ को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सोशल मीडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे कानून की भाषा में मध्यस्थ कहा गया है, मध्यवर्ती कहा गया है, इंटरमीडियरीज कहा गया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करता है, ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करता है, लोगों के बीच वर्चुअल कांटेक्ट को बढ़ाता है, आभासी संपर्कों को बढ़ाता है, वर्चुअल रूप में डायरेक्ट कांटेक्ट को जनरेट करता है, आभासी रूप में व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने होने का आभास कराता है, एहसास कराता है, और एक प्रकार से एक वर्चुअल सोसाइटी क्रिएट करने लगता है, एक आभासी समाज क्रिएट करने लगता है। अर्थात एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां हम और आप आमने सामने नहीं होते, जहां हम और आप आमने सामने नहीं होते लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हम और आप आमने सामने नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं और आप मुझसे सुन रहे हैं। मैं सोशल मीडिया रेगुलेशन के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, और आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की वर्चुअल कम्युनिटी है हमारे और आपके बीच में। यह एक तरीके का वर्चुअल कम्युनिकेशन है हमारे और आपके बीच में, और हम और आप सब मिलकर के एक जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने उपलब्ध नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए ये एक तरीके की वर्चुअल सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा ही साधन है जो वर्चुअल समाज निर्मित करता है या ऑनलाइन वर्चुअल कम्युनिटी निर्मित करता है, जहां लोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से संचार करते हैं। मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी डिफाइन करती है इसको कि ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करने वाला प्लेटफॉर्म है। यह एक ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करने वाला प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग अपने आइडियाज, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे की जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस प्रकार सोशल मीडिया एक वर्चुअल कम्युनिकेशन या वर्चुअल कम्युनिटी बनाने का साधन है, वर्चुअल सोसाइटी बनाने का साधन है। क्या उपयोगिता रही है इस वर्चुअल सोसाइटी की या इस वर्चुअल सोसाइटी के साधन की, क्योंकि इसने वर्चुअल सोसाइटी क्रिएट की है, वर्चुअल कम्युनिटी क्रिएट की है। तो इस वर्चुअल कम्युनिटी क्रिएट करने वाले साधन यानी सोशल मीडिया के साधनों की क्या उपयोगिता रही है,
वर्चुअल इन सोशल मीडिया के साधनों के रूप में आप जानते हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब पॉपुलर साधन के रूप में प्रकट हुए हैं। जो सरकार ने अभी रेगुलेशन घोषित करते समय आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार जो व्हाट्सएप के यूजर हैं वे 53 करोड़ हैं, 53 करोड़ हैं। जो यूट्यूब के यूजर्स हैं वो 44.8 करोड़ यूजर्स हैं, 44.8 करोड़ यूजर्स हैं। जो फेसबुक के यूजर्स हैं वो 41 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया में, इंडिया के आंकड़े की बात बता रहे हैं। जो इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं वो 21 करोड़ यूजर्स हैं, और जो ट्विटर के यूजर हैं वो 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। तो ये यूजर्स की संख्या है जो सोशल मीडिया के साधनों का प्रयोग करते हैं, जो सोशल मीडिया के साधनों का प्रयोग करते हैं। आंकड़े और भी होंगे, लेकिन मैं केवल उन आंकड़ों के विषय में जानकारी दे रहा हूं जो सरकार ने ऑथेंटिक रूप से इन आंकड़ों को प्रकाशित किया है। स्वाभाविक सी बात है कि आंकड़ों की बढ़ती हुई यह संख्या दर्शाती है कि सोशल मीडिया के साधन लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। लोगों के द्वारा अपने विचारों को साझा करने का यह एक बेहतर साधन बनकर प्रकट हुए हैं। लोगों को अपनी क्रिएटिविटी शो करने का, लोग अपनी क्रिएटिविटी इन सोशल मीडिया के साधनों के माध्यम से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कोई फेसबुक का उपयोग कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, कोई व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। नए नए तरीके के आइडियाज़ के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट की जा रही है और इन माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नहीं, इन सोशल मीडिया के साधनों का प्रयोग लोगों को जानकारी देने के लिए भी किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हालांकि मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, वो हम लोग अभी चर्चा करते हैं क्या चैलेंजेस हैं। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सरकार के विषय में जानकारी, सरकार की नीतियों के विषय में जानकारी, सरकार के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी, सरकार के कदमों के विषय में जानकारी, या लोगों के लिए जितनी भी आवश्यक एक अच्छे जीवन जीने के लिए लोगों के लिए जिन सूचनाओं को जानना आवश्यक होना चाहिए, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वे सूचनाएं भी समृद्ध रूप से विद्यमान है, पर्याप्त रूप से विद्यमान है। और उन सूचनाओं को भी शेयर किया जाता है जिससे कि लोग विभिन्न विषयों के संदर्भ में अपने को अवगत रख सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। चाहे वो सरकार का क्षेत्र हो, चाहे वह निजी क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापार कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे वह धर्म या अध्यात्म का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर की जाती हैं। नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के विचार भी इन प्लेटफॉर्म से शेयर किए जाते हैं। लोग अपने अपने विचार विभिन्न मुद्दों पर रखते आ रहे हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि सरकार के किसी कदम से, सरकार के किसी निर्णय से कितने लोग प्रसन्न हैं और कितने लोग अप्रसन्न हैं, कितने लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग सरकार के समर्थन में नहीं हैं, या इन व्यूज के प्रोपगेशन से, इन दृष्टिकोणों के फैलाव से, इन दृष्टिकोणों के प्रसार से एक और बात सामने आती है, सरकार को क्रिटिसाइज करने का अवसर मिलता है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है कि व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध अपनी आलोचना करने का, सरकार के विरुद्ध आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है, सरकार के विरुद्ध तर्क रखने का अधिकार प्राप्त होता है। अब ये मत कहिएगा कि सरकार की आलोचना करने पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है और सरकार बंदी बना लेती है, गलत है, ऐसा कहना गलत है। सरकार की आलोचना करने पर सरकार बंदी नहीं बना लेती है। अगर आप कोई ऐसा विचार प्रकट करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, इस आशंका के आधार पर सरकार बंदी बना लेती है। सरकार की आलोचना अगर आप शिष्ट शब्दों में करते हैं, सभ्य शब्दों में करते हैं, तो सरकार इस आधार पर आपको बंदी नहीं बना सकती, और किसी भी सरकार के द्वारा अब यह संभव नहीं है। हालांकि राजद्रोह का दुरुपयोग आदि होता है, उसकी चर्चा हम लोग राजद्रोह वाले सेक्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं। राजद्रोह पर एक चर्चा हम लोग पहले भी इस बारे में कर चुके हैं। तो सरकार की आलोचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से की जा रही हैं, और लोकतंत्र में सबको
अपने मत व्यक्त करने का अधिकार है, मतांतर प्रकट करने का अधिकार है। अर्थात अगर आपका दूसरे मत से अंतर है, आप दूसरे विचारों से समर्थन नहीं रखते, तब भी आपको अपनी बात प्रामाणिक तौर पर तर्कों के आधार पर कहने का अधिकार है। और ऐसी दशा में सरकार और सरकार से संबंधित फंक्शनरीज की आलोचना की जा सकती है, और ये सोशल मीडिया के साधन सरकार की आलोचना करने के भी साधन बने हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन कदमों के माध्यम से, इन इन तरीकों से लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ी है, और अब सोशल मीडिया गवर्नेंस का जमाना है। सरकार ने सोशल मीडिया का उपयोग प्रभावी तरीके से करना शुरू कर दिया है। सारी गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं, यानी जो इंटेलिजेंस या अन्य सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है, वे सारी गवर्नमेंट फंक्शनरीज आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आप उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट फंक्शनरीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पर अपनी शिकायतें भेज सकते हैं, उन्हें अपनी बात कह सकते हैं, और शिकायतों का त्वरित समाधान होता रहा है। इस प्रकार के विविध उदाहरण विगत वर्षों में विद्यमान रहे हैं। मैं उन उदाहरणों को देने नहीं जा रहा यहाँ पर, लेकिन आप भलीभांति जानते हैं कि रेलवे में आप सफ़र कर रहे हैं और आप सफ़र कर गए, आपको कोई कष्ट हो गया, आपने रेल मंत्री को ट्वीट किया और आपको सुविधा पहुँच गई, दवाइयाँ पहुँच गई, इमरजेंसी ट्रीटमेंट पहुँच गया। आप विदेशों में फंसे हैं और आपको सुविधा या सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आपने विदेश मंत्री को ट्वीट किया और आपको सुविधा या सुरक्षा जैसी आवश्यकता थी, आपको विदेशों में भी उपलब्ध कराई गई। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि भारत सरकार ने विदेशों में भी लोगों को सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरीके से यदि कहा जाए तो एक वेलफेयर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, एक कल्याणकारी शासन की अवधारणा को प्रोत्साहित करने में इस सोशल मीडिया के साधन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब युग सोशल मीडिया गवर्नेंस का युग है। अब सोशल मीडिया शासन का युग प्रारंभ हो चुका है। तो सोशल मीडिया शासन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, तो सोशल मीडिया शासन का सीधा संक्षेप में समझ लेते हैं। सोशल मीडिया शासन का अर्थ हुआ, सोशल मीडिया गवर्नेंस का अर्थ हुआ कि सोशल मीडिया के साधनों का शासन की गतिविधियों में प्रयोग करना, जैसे फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी भी इस सोशल मीडिया के साधनों के माध्यम से अगर सरकार की गतिविधियों का संपादन लोगों के हित के लिए संपन्न किया जाए तो सोशल मीडिया गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। तेजी से बढ़ रहा है सोशल मीडिया गवर्नेंस, तेजी से उपयोग हो रहा है और अच्छे, सकारात्मक, प्रभावी परिणाम देने में सहायक सिद्ध हुआ है। चाहे वो विकास से संबंधित गतिविधियां हों, चाहे वे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित गतिविधियां हों, सभी क्षेत्रों में सोशल मीडिया गवर्नेंस ने अच्छे परिणाम दिए हैं। लेकिन जहां अच्छे परिणाम दिए हैं वहीं थ्रेट भी उत्पन्न किया है, वहीं चुनौती भी उत्पन्न की है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाने लगा कि सोशल मीडिया जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा बनकर प्रकट हुआ है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो 19(1)(a कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। संविधान का आर्टिकल 19(1)(a हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार सोशल मीडिया तक भी है, इसलिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, करते रहे हैं, किया है हमने। लेकिन अगर सोशल मीडिया आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, तो इस पर वही रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होने चाहिए, इस पर वही निर्बंधन अप्लाई होने चाहिए जो निर्बंधन, जो रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में बताए गए हैं, 19 क्लास 2 में बताए गए हैं। तो आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस के 8 ग्राउंड्स बताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं, जिनके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार और शिष्टाचार के आधार पर, किसी भी व्यक्ति की मानहानि के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, या किसी भी अपराध के उद्दीपन के आधार पर, किसी भी अपराध के उकसावे के आधार पर, ये 8 आधार आर्टिकल 19(2) में बताए गए हैं, जो आप जानते भी हैं। तो आर्टिकल 19(2) में अगर इन 19(2) में 19 क्लॉज 2 में लिखे गए इन आधारों के आधार पर
अगर किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो सोशल मीडिया का क्यों नहीं? सोशल मीडिया का क्यों नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया एक साधन है, एक साधन है। जैसे इंटरनेट एक साधन है, वैसे ही सोशल मीडिया एक साधन है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाया इंटरनेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाया इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाया सोशल मीडिया इज एन फंडामेंटल राइट। तो अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं और ये फंडामेंटल राइट के दायरे में आता है, तो इसे आर्टिकल 19(2) के दायरे में भी आना चाहिए। और सोशल मीडिया के जो गंभीर उपयोग विगत वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, उन गंभीर उपयोगों पर कठोरता से नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोका जा सके। लेकिन अब यहाँ पर पेच फंस गया। पेच इसलिए फंस गया क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो सब हमारे देश के द्वारा जनरेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। वो सब विदेशों के द्वारा जनरेटेड प्लेटफॉर्म है। उनके ऑफिस विदेशों में है, उनके सर्वर विदेशों में है, उनका स्टोरेज विदेशों में है, उनके ऑफिसर्स विदेशों में है। भारत में उनका कुछ भी नहीं है, केवल भारत में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब जब तक कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया जाएगा, तब तक उन्हें भारत के संविधान और भारत के कानूनों के प्रति अकाउंटेबल बनाया नहीं जा सकता। और आर्टिकल 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड लिखे गए हैं, उन रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड के आधार पर इनके ऊपर एक्शन लिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसलिए इन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 लागू होना चाहिए। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इस मामले में हैंडीकैप्ड एक्ट है, इस मामले में हैंडीकैप्ड एक्ट है, क्योंकि उस कानून में इतनी क्षमता नहीं, उस कानून में ऐसे प्रावधान नहीं जो इस प्रकार की गतिविधियों को रेगुलेट कर सकें, विनियमित कर सकें या नियंत्रित कर सकें। इसलिए मैंने कहा हैंडीकैप्ड लॉ है वो इस बारे में, क्योंकि कानून में संशोधन नहीं किए गए, और संशोधन करके जो नए इनोवेशंस हुए हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए डेवलपमेंट हुए हैं, उन नए डेवलपमेंट पर रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था इस आईटी एक्ट में नहीं की गई। तो एक आधा अधूरा और हैंडीकैप्ड साइबर लॉ हमारे पास है, साइबर लॉ हमारे पास है। तो उसमें भी अमेंडमेंट की जरूरत थी, वो भी नहीं किया गया, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट कानून बनाने में कितनी शिथिल रही है, भारत की पार्लियामेंट कितनी कमजोर रही है। विदेशों की जो पार्लियामेंट जैसी इंस्टीट्यूशन है, वे कानून बनाने के लिए बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट से काम करती हैं, जबकि भारत की पार्लियामेंट बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट से काम नहीं करती, वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट से काम करती है, कानून बनाने में अवरोध ज्यादा खड़ी करती है, बजाय कानून बनाने में गतिशील रवैया अपनाने के। फिलहाल जो पार्लियामेंट की डिमेरिट है, हम लोगों का पर्पस यहाँ डिमेरिट पढ़ना नहीं है, उनकी कमियों को गिनाना नहीं है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास एक प्रोग्रेसिव आईटी लॉ होना चाहिए, साइबर लॉ होना चाहिए। तो देश का साइबर लॉ है, 2 दशक पुराना है, अमेंडमेंट की आवश्यकता है, अमेंडमेंट नहीं है। नतीजा ये है कि इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ओपन स्पेस मिल गया, ओपन स्पेस मिल गया तांडव करने का। तांडव किया है उन्होंने, और एक तांडव पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है। तो तांडव को आप कई अर्थों में समझ सकते हैं, और इस तरीके से सोशल मीडिया ने अपने अधिकारों का खुला दुरुपयोग किया है, और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए, हमारी प्रभुता और अखंडता के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न की हैं। कैसी चुनौती उत्पन्न की है सोशल मीडिया ने? हम लोग उन चुनौतियों को एक बड़े सरसरी तौर पर समझ लेते हैं, जिससे हम ये समझ सकें कि किस तरीके की चुनौतियां सोशल मीडिया के द्वारा उत्पन्न की जाती रही हैं। और अगर इन चुनौतियों का समाधान हमें करना है, समाज में व्यवस्था बनाए रखनी है, शांति बनाए रखनी है, सौहार्द का वातावरण बनाए रखना है, कटुता के वातावरण का समापन करना है, और एक सहिष्णु और सद्भाव पूर्वक लोगों के रहने के लिए व्यवस्था निर्मित करनी है, तो हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना ही होगा, सोशल मीडिया पर नियंत्रण करना ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने इस देश की सामाजिक व्यवस्था को, इस देश के सामाजिक ताने बाने को, इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भरपूर भूमिका निभाई। तो क्या चैलेंजेस रहे हैं, हम लोग उन्हीं चैलेंजेस, उन्हीं कंसर्न की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारी क्या चिंता है सोशल मीडिया को लेकर के, और क्यों हम इसे रेगुलेट करना चाहते हैं, और क्यों सरकार ने रेगुलेशन के लिए कदम उठाया है। पहली बात, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ की
फैक्ट्री है। बड़े पैमाने पर फेक न्यूज का प्रोपोगेट किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है गलत तरीके की सूचनाओं को। फेक न्यूज का मतलब हो गया गलत तरीके की सूचनाओं को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जहां प्रस्तुत किया जाता है, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे फेक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े प्रामाणिक तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश किए जाते हैं कि वे बड़े प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, जबकि वास्तव में वे फेक न्यूज होती हैं, वे गलत तथ्य होते हैं, वे तथ्यों को तोड़ मोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए होते हैं, वे अतथ्य होते हैं, वे तथ्य नहीं होते, वे सच्चाई नहीं होते, वे सत्य के निकट नहीं, और बड़े पैमाने पर फेक न्यूज फैलाए जाते रहे। और यही कारण है कि मीडिया चैनल को बाध्य होना पड़ा है कि वे इस प्रकार के फेक न्यूज की पड़ताल समय समय पर करें और लोगों को अवेयर करें, और मीडिया चैनल ऐसा कर रहे हैं। महिलाओं की प्रतिष्ठा सम्मान के विरुद्ध विचारों से, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध फोटो से, और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध वीडियोज से ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वह व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अगेंस्ट है, विशेषकर महिलाओं की प्रतिष्ठा के, डिग्निटी के अगेंस्ट है। एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। कैसा फंडामेंटल राइट? जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कंटेंट तैर रहे हैं, जनरेट किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। उन कंटेंट में रिटर्न कंटेंट भी शामिल है, फोटो भी शामिल है, वीडियोस भी शामिल हैं। तो कैसा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कैसा फंडामेंटल राइट? ये तो हस्तदंत की मान्यताओं की भांति व्यवस्था हुई, हाथी दांत की मान्यताओं की भांति व्यवस्था हो गई, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। तो संविधान कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, व्यवहार में कहाँ है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ कंटेंट से भरा पड़ा है, ऑब्सीन कंटेंट, अश्लील कंटेंट से भरा पड़ा है, एब्यूजिव लैंग्वेज, जो ऐसी जो भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे हम सभ्य भाषा नहीं कह सकते। इस प्रकार के स्टेटमेंट जो मानहानि की श्रेणी में आते हैं, डिफेमेटरी लैंग्वेज, डिफेमेटरी स्टेटमेंट से भरा पड़ा है सोशल मीडिया। हेट स्पीचेस, एक दूसरे के विरुद्ध हेट पैदा करने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध घृणा पैदा करने वाले, एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति, एक जाति से दूसरी जाति के प्रति, एक उपजाति से दूसरी उपजाति के प्रति, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के प्रति श्रेष्ठता सिद्ध करने, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना फैलाने, कटुता की भावना फैलाने, घृणा की भावना फैलाने वाले संदेशों से सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। और कार्यवाही शून्य। क्यों? कानून ही नहीं है, आईटी लॉ हैंडीकैप्ड है, सरकार ने कोई कानून बनाया नहीं, सरकार ने कोई नया रेगुलेशन जारी किया नहीं, इसलिए इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के लिए ओपन स्पेस मिल गया। आईपीसी के तहत कुछ अपराध दर्ज किए जाते हैं, कुछ कार्रवाइयां होती हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना खराब है ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, इसलिए ना तो समय पर निर्णय मिल पाता है, ना तो समय पर कार्यवाही हो पाती है, और ना ही लोगों को उचित दंड मिल पाता है। अभी जस्टिस गोगोई ने, जो चीफ जस्टिस थे हमारे, उन्होंने भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया तो लोगों ने मानहानि का दावा उन पर करना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने सच्चाई बताई और किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, वास्तविकता का कथन किया उन्होंने। कल मैं दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश संस्करण में पढ़ रहा था, वहां पर एक व्यक्ति 19 साल के बाद जेल की सजा काट कर आया निर्दोष होकर, यानी 19 साल से वह जेल में बंद था, निर्दोष था, तो उसका कोई अपराध नहीं था, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, रेप के मामले में फर्जी फंसाया गया, और इसके मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। 19 साल बाद जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने उसे जजमेंट दिया कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें गलत फंसाया गया, बाहर आ जाओ। जीवन के 19 साल तबाह हो गए, पूरी जिंदगी तबाह हो गई, जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो गई। दूसरा उदाहरण मैंने देखा भदोही का, कि एक व्यक्ति के गायब होने के आरोप में, हत्या करने के आरोप में 4 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और उस आजीवन कारावास की
सजा काटते हुए अभी कुछ दिनों के बाद आजीवन का न्यायालय में मुकदमा चला, 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई और जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, वो व्यक्ति अचानक जिंदा हो गया, लोगों के सामने आ गया। हालांकि गुपचुप तरीके से सामने आया, लेकिन लोगों को जानकारी मिल गई, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट की गई, पुलिस ने उस व्यक्ति को धर दबोचा, पकड़ लिया गया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 5 से अधिक वर्षों से 4 लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उस घर के लोगों ने बताया कि न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, इसलिए उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने अभी तक उन्हें राहत नहीं दी। 10 लाख रुपए उनके परिवार ने खर्च कर दिया मुकदमे लड़ते हुए। हाईकोर्ट के वकीलों ने और सारे सिस्टम ने 10 लाख रुपए खर्च कर लिए, मकान गिरवी रखना पड़ा, खेत गिरवी रखना पड़ा, जेवर सारे बिक गए, जितने अच्छे बर्तन थे बेचने लायक वो सारे बर्तन बिक गए, घर में कुछ नहीं बचा, लेकिन न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। तो ऐसे सिस्टम में जहां हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना सड़ा हुआ है, इतना खराब है, ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर हम एप्रोप्रिएट लॉ नहीं बनाएंगे, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग नहीं तय करेंगे, एप्रोप्रिएट अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे और एप्रोप्रिएट पनिशमेंट का प्रावधान नहीं करेंगे, तो इधर उधर के कानूनों से जोड़ करके किधर कभी आईपीसी से जोड़ लिया, कभी किसी से जोड़ लिया, कैसे पनिशमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएंगे और कैसे पनिशमेंट दे पाएंगे। इसलिए चूंकि एक ठोस व्यवस्था नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर हेट स्पीचेस की भरमार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, इन सभी व्यवस्थाओं ने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट किया है, आतंकी गतिविधियों को प्रमोट किया है। आपको याद होगा 2014 में मेहदी मसरूर अरेस्ट किया गया था बंगलुरु से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो, और वो ट्विटर अकाउंट आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था। आईएसआईएस कहाँ का आतंकी संगठन है? इराक और सीरिया। उसका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? भारत में बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पैसे से मजबूर नहीं है, पैसे से बहुत मजबूत है, मजबूर नहीं है, मजबूत है वो। रोजगार का संकट नहीं है, रोजगार दे सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन आतंकी है, आतंक को प्रश्रय दे रहा है, आतंक को संरक्षण दे रहा है। और इस प्रकार व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इन सब के माध्यम से भारत से लोगों को आतंक में भर्ती होने के लिए, आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने के लिए प्रमोट किया जाता रहा है। जाकिर नाइक जो अपना एनजीओ चलाता था, वास्तव में आतंकियों का रिक्रूटमेंट एजेंट था। जब हमने उस पर कड़ा शिकंजा कसा, तो हालांकि वो भाग गया, मलेशिया ने उसे संरक्षण दे रखा है, लेकिन एनआईए की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि वो आतंकी संगठनों में रिक्रूटमेंट एजेंट के रूप में काम करता था, भारत के युवाओं को धर्म के नाम पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अट्रैक्ट करता था, खुद से जोड़ता था और उनमें से कुछ लोगों को आतंकी संगठनों के साथ आतंकी के रूप में भर्ती होने के लिए प्रमोट करता था। यह इसलिए संभव हो पाया कि पाकिस्तान, इराक, सीरिया, दूर दराज बैठे हुए आतंकी संगठनों में भारत के लोगों की भर्ती आतंकी संगठनों में हो रही है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सोशल मीडिया ने इसे इनेबल किया, सोशल मीडिया ने इसे सक्षम बनाया। वायलेंस, बड़े पैमाने पर हिंसा उत्पन्न की जाती रही है, कभी भीड़ हिंसा, कभी कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक बलवे, कभी कभी सांप्रदायिक बलवे, गंभीर सांप्रदायिक बलवे हुए हैं केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, आसाम का सांप्रदायिक बलवा, कम्युनल राइट, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं, भारत के कुछ लोग जिनके पास अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, दूसरे लोग उनके सोचने समझने की शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह किया गया, युवा इसमें तेजी से शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को गुमराह किया गया, उन्हें अपना शिकार बनाया गया और विदेशों की धरती से भारत पर हमले की साजिश रची गई, हिंसा का षड्यंत्र रचा गया। 26 जनवरी की घटना इसका साक्षात और ताजा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किया है, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किया है, गंभीर हिंसा को जन्म दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से गंभीर घटनाएं विगत वर्षों में जन्म लेती रही। फाइनेंशियल फ्रॉड होते रहे हैं, आर्थिक अपराध होते रहे हैं। फेसबुक पर आप फर्जी आईडी बना करके और यह दिखा करके कि मैं मजबूर हूं, आप मेरी मदद कर, मीडिया के प्लेटफॉर्म को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं था।
इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके, हमारे पास कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास एक कठोर कानूनी ढांचा होना चाहिए, एक कठोर कानूनी संरचना होनी चाहिए, एक कठोर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकें। और इसकी आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्त की, संसद में भी चर्चा हुई, राज्यसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया इस पर, और राज्यसभा में भी मंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य किया गया कि मंत्री जवाब देगी वो सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करेगा। पहल करने के लिए दबाव कई क्षेत्रों से बने, किंतु पहल नहीं की। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, यह लैक ऑफ पॉलिटिकल विल था, जिससे सोशल मीडिया को ओपन स्पेस दिया गया कि वे समाज में अपराध को फैलाने के लिए, अशांति को फैलाने के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए और देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए जिस प्रकार की गतिविधियां वो निभा सकता था वो भरपूर निभाए। ये ओपन स्पेस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव का एक जीता जागता उदाहरण बनकर सामने आया। लेकिन जब लाल किला जैसी घटना घटी, विदेशी शक्तियों का हाथ खुलकर सामने आया, सोशल मीडिया की मुखर भूमिका सामने आई, तब सरकार को विवश होना पड़ा यह सोचने के लिए कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना आज की मजबूरी है, आज की आवश्यकता है। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाया है। तो क्या प्रासंगिकता है इसकी, क्या महत्व है इसका, आप समझ चुके होंगे रेगुलेशन का। अब क्या सरकार ने कदम उठाया है, हम लोग इन सारी बातों की चर्चा करते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए। तो सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए दो मिनिस्ट्रीज को जिम्मेदारी दी गई है। एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जिम्मेदारी दी गई है और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जिम्मेदारी दी गई है डिजिटल मीडिया और ओटीटी को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कार्य करेगा। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है और उस गाइडलाइन का नाम मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया। क्या है इन शब्दों का प्रयोग, अभी समझते हैं। एथिक्स कोड रूल 2021, इस नाम से 25 फरवरी 2021 को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने गाइडलाइंस घोषित की हैं, रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाएगा। क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें, हम लोग उन प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रावधानों की चर्चा करते हैं सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि हमारा पर्पस बेसिकली सोशल मीडिया का ही अध्ययन करना है। इसमें डिजिटल मीडिया और ओटीटी का अध्ययन करना हमारा पर्पस नहीं है। हालांकि एक बहुत संक्षिप्त सा वर्णन उनका भी कर लेंगे हम लोग साथ में, क्योंकि गाइडलाइन साथ आई हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, हम लोग उन प्रावधानों की चर्चा करते हैं। प्रावधान अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं। तो क्या प्रावधान किए गए हैं, पहली बात सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी प्रावधान निर्मित किए गए हैं। क्या प्राविजन है, क्या प्रावधान निर्मित किए गए हैं, उन प्रावधानों में सोशल मीडिया को इंटरमीडियरीज कहा गया है। इस शब्द को पहले समझते हैं।
इंटरमीडियरीज कहा गया है। सोशल मीडिया के साधनों को मध्यवर्ती कहा गया है, या मध्यस्थ कह लीजिए, मध्यवर्ती या मध्यस्थ कह सकते हैं आप। मध्यवर्ती ज्यादा अच्छा शब्द है, मध्यस्थ बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर नहीं माना जाएगा, तो मध्यवर्ती कहा गया है, इंटरमीडियरीज कहा गया। तो क्या होता है इंटरमीडियरीज का अर्थ, मध्यवर्ती का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले मध्यवर्ती के अर्थ को समझते हैं कि सोशल मीडिया को क्यों इंटरमीडियरीज कहा गया। ये गाइडलाइंस कहती हैं कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, उन इंटरमीडियरीज को पर्याप्त तत्परता, सतर्कता का पालन करना होगा। तो अगर इन्हें पर्याप्त तत्परता दिखानी होगी, पर्याप्त तत्परता दिखानी होगी, पर्याप्त सतर्कता अपनानी होगी, तो इंटरमीडियरीज का अर्थ क्या है? इंटरमीडियरीज का अर्थ इस रेगुलेशन में नहीं बताया गया है कि इंटरमीडियरीज का अर्थ क्या होगा, लेकिन इंटरमीडियरीज को डिफाइन किया गया है आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया है। उस 2000 में सेक्शन 2W ये इंटरमीडियरीज को डिफाइन करता है, ये इंटरमीडियरीज को डिफाइन करता है। सेक्शन TW, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, और वो इंटरमीडियरी को डिफाइन करता है, और ये कहता है कि इंटरमीडियरी क्या होंगी। ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, किसी पर्सन के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, किसी दूसरे पर्सन की ओर से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करना, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करना, उसे स्टोर करना और उसे ट्रांसमिट करना का कार्य जब किया जाएगा तो उसे इंटरमीडियरी कहेंगे। तो इंटरमीडियरी वह पर्सन होगा, इंटरमीडियरी वह पर्सन होगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर, किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से किसी उस व्यक्ति के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और इंफॉर्मेशन भेजेगा, उसे इंटरमीडियरी कहेंगे। अब यह सेक्शन कहता है, यह सेक्शन कहता है कि इस पर्सन में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होंगे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होंगे, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर NSP, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होंगे, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जितने भी होते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होंगे, सर्च इंजन शामिल होंगे, ऑनलाइन पेमेंट साइट OPS, ऑनलाइन पेमेंट साइट शामिल होंगे, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स जितनी भी हैं वो ऑनलाइन ऑक्शन साइट शामिल होंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस OMPs, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस शामिल होंगे, और साइबर कैफे, ये सब शामिल होंगे, ये सब शामिल होंगे। कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी सर्च इंजन, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट साइट, कोई भी ऑनलाइन ऑक्शन साइट, कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, या कोई भी साइबर कैफे, जो ये काम करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन सा काम करेगा? जो किसी भी व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेगा, रिसीव करेगा, उसको स्टोर करेगा और उसको अन्य लोगों तक ट्रांसमिट करेगा, उसे अन्य लोगों तक भेजेगा, वो इंटरमीडियरी कहलाएगा, वो इंटरमीडियरी कहलाएगा। तो अब आप देखें व्हाट्सएप क्या करता है, आपने डेटा, आपने कोई मैसेज भेजा, ये मैसेज कहाँ गया? व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, उसके सर्वर पर गया, उसने उसको रिसीव किया, उसने उसको स्टोर कर लिया, और जिसको आपने भेजा उसके नाम पर उसने भेज भी दिया, उस तक मैसेज पहुंच भी गया। तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है? वो आपका मैसेज रिसीव भी कर रहा है, अपने पास स्टोर भी कर रहा है, और जिस व्यक्ति को आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसको भेज भी रहा है। तो व्हाट्सएप क्या हो गया? इंटरमीडियरी हो गया, इंटरमीडियरी हो गया।
इस तरीके से ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सब इंटरमीडियरी में आएंगे, ये सारे। तो ये इंटरमीडियरी को डिफाइन किया गया है, हालांकि यह रेगुलेशन डिफाइन नहीं करता। मैंने बताया ये आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 2W डिफाइन करता है कि इंटरमीडियरी क्या होंगे। अब सरकार को ये आईटी एक्ट थी, इस आईटी एक्ट का सेक्शन 87, इसी आईटी एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 87 है, सेक्शन 87 है। और ये सेक्शन 87 सेंट्रल गवर्नमेंट को अथराइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथराइज करता है कि वो किसी भी इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए रूल्स बनाए या रेगुलेट करे। तो सरकार ने सेक्शन 87 के अंतर्गत जो शक्तियां आईटी एक्ट 2000 ने दी हैं, आईटी एक्ट 2000 ने जो शक्तियां सेक्शन 87 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हैं, ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रेगुलेट, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई ये शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट पर मैंडेटरी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा, बाध्यकारी होगा, उन्हें मानना होगा, वायलेट नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथराइज करता है आर्टिकल सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट 2000 कि वह इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल बनाए। तो सरकार ने इसी 87 सेक्शन 87 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये रेगुलेशन जारी किया है। तो क्या रेगुलेशन जारी किया है? पहली बात, पर्याप्त तत्परता दिखानी होगी। दूसरी बात, एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी होगी, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, एक शिकायत निवारण तंत्र निर्मित करना होगा जिससे कि वह कंप्लेन को रिसीव कर सके, शिकायत को रिसीव कर सके और शिकायत का समाधान कर सके। जो पीड़ित है, यूजर है, वो शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का समाधान इसके द्वारा किया जाएगा। कैसे होगा? एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, एक शिकायत प्राधिकारी, शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। इसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ प्रोवाइड करना होगा, सब कुछ देना होगा। और ये 24 आवर्स के भीतर, 24 घंटे के भीतर कंप्लेन को एक्नॉलेज कर सकेगा, ये शिकायत ले सकेगा और शिकायत ग्रहण करने के बाद 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर इसे रिजॉल्व कर सकेगा, इसका समाधान कर सकेगा। तो 24 घंटे के भीतर वो शिकायतों का संज्ञान ले सकता है पीड़ित व्यक्ति की ओर से, शिकायतकर्ता की ओर से, और 15 दिनों के भीतर वह ऐसी शिकायतों का समाधान करे। तो ग्रीवांस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इन सभी इंटरमीडियरी को ग्रीवांस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन सभी इंटरमीडियरीज को ऑनलाइन सेफ्टी के लिए प्रावधान करने होंगे। जो यूजर्स की डिग्निटी है उसे मेंटेन करना होगा, स्पेशली महिलाओं की डिग्निटी को मेंटेन करना होगा। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी इंटरमीडियरी पर कोई प्राइवेट एरियाज को, किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट एरियाज को एक्सपोज करता है, फुल या पार्शियल न्यूडिटी वाले कंटेंट डालता है, सेक्सुअल कंटेंट डालता है या इम्पर्सोनेशन करता है, छद्म निरूपण करता है, किसी व्यक्ति की विकृत इमेज पेश करता है, तो ऐसे कंटेंट की शिकायत, ऐसे कंटेंट की शिकायत इन इंटरमीडियरीज के पास की जाएगी, इंटरमीडियरीज के पास ऐसे कंटेंट की शिकायत की जाएगी। और ऐसे इंटरमीडियरीज को यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर, 24 आवर्स के भीतर ऐसे कंटेंट को रिमूव करना होगा या डिसेबल करना होगा। अभी तक जो पुराने नियम बनाए गए थे उसमें 36 घंटे हैं, तो अब 24 आवर्स का समय दिया गया है कि 24 आवर्स के भीतर उन्हें रिमूव करना होगा या डिसेबल करना होगा। हालांकि समय ज़्यादा है, ये समय सीमा 10 से 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स के भीतर तो वो कंटेंट कहाँ कहाँ शेयर करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रावधान और कठोर करने की आवश्यकता थी। 24 आवर्स को घटाया जाना चाहिए समय को। ऑनलाइन है सब कुछ, इसलिए कम समय में रिमूव किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। तो रियल टाइम रिमूवल होना चाहिए,
रियल टाइम रिमूवल होना चाहिए, रियल टाइम डिसेबलमेंट होना चाहिए। जैसे ही कंप्लेन को एक्नॉलेज किया जाता है, जैसे ही संज्ञान लिया जाता है, उस संज्ञान में लेने के बाद रियल टाइम रिमूवल होना चाहिए, रियल टाइम डिसेबलमेंट होना चाहिए। जबकि 24 आवर्स का समय दे दिया गया है, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ पर रियल टाइम रिमूवल होना चाहिए था, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगली बात, दो तरीके की इंटरमीडियरीज बनाई गई हैं। एक को कहा गया है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, एसएमआई लिख दिया मैंने। दूसरे को कहा गया सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। दो तरीके के सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का वर्णन किया गया है इस रेगुलेशन में। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यह क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ यूजर्स के आधार पर किया गया। नंबर ऑफ यूजर्स किसके पास कितने ज्यादा होंगे इसके आधार पर। हालांकि कोई लिमिट अभी नहीं बनाई गई है, कोई भी ऊपरी सीमा या न्यूनतम सीमा नहीं बनाई गई है कि जिसके आधार पर यह डिक्लेयर किया जा सके कि कौन सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होगा, कौन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होगा। इसको प्रमुख कहा गया है, प्रमुख सोशल मीडिया मध्यवर्ती। ये सोशल मीडिया मध्यवर्ती होगा एसएमआई, और ये होगा प्रमुख सोशल मीडिया मध्यवर्ती सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। रेगुलेशन ये कहता है कि सरकार नंबर ऑफ यूजर्स के आधार पर डिक्लेयर करेगी कि कौन सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होगा और कौन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होगा। क्यों किया गया वर्गीकरण? यह वर्गीकरण इसलिए किया गया जिससे कि जो कम यूजर वाले सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं उनके ऊपर कम शर्तें लागू हों, और जो ज्यादा यूजर वाले सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं यानी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं उनके ऊपर और ज्यादा कठोर शर्तें लागू हों। ये अंतर करने के लिए। ऐसा अंतर क्यों किया गया? ऐसा अंतर इसलिए किया गया जिससे कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के क्षेत्र में इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके, नए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इस पर्पस के लिए जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इन पर केवल वे शर्तें लागू होंगी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, बाकी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो शर्तें केवल और केवल सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर लागू होंगी। जो प्रमुख सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, प्रमुख सोशल मीडिया मध्यवर्ती हैं, उन पर लागू होंगी। कौन होंगे ये प्रमुख सोशल मीडिया इंटरमीडियरी? इसके बारे में अभी वर्गीकरण नहीं किया गया क्योंकि इस रेगुलेशन को 3 महीने बाद लागू किया जाएगा। तो 3 महीने तक अभी रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये सब प्रावधान कहता है, रेगुलेशन कहता है कि जैसे ई गजट में प्रकाशित हो जाएगा, गजट में प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद लागू होगा, और प्रावधान 3 महीने के बाद लागू होंगे। तो क्या प्रावधान किए गए हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इनके लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान, एडिशनल प्रोविजन निर्मित किए गए हैं। इन्हें कुछ एडिशनल ड्यू डिलिजेंस दिखाना होगा, इन्हें एडिशनल ड्यू डिलिजेंस दिखाना होगा। इनके लिए अतिरिक्त प्रावधान निर्मित किए गए हैं। क्या अतिरिक्त प्रावधान निर्मित किए गए हैं? पहला, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ये क्या होता है? ये अनुपालन अधिकारी होता है, मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, किसी चीज का पालन करना। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। कौन नियुक्त करेगा? सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। कौन सी? सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी चूंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही ये आया है, अभी 1 हफ्ते हुए मुश्किल से ये रेगुलेशन जारी किए हुए। तो अभी चूंकि 1 हफ्ते हुए हैं ये रेगुलेशन जारी किए हुए, इसलिए अभी बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं है, उनकी क्लैरिटी होनी बाकी है, उनका एक्सप्लेनेशन बाकी है। जैसे सरकार ने अभी वो लिमिट नहीं बताई है जिस लिमिट के आधार पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का क्लासिफिकेशन किया जाएगा।
तो आज की तारीख में जब हम लोग क्लास ले रहे हैं तब तक ये डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन भविष्य में अवेलेबल हो जाएगा, तो जब सरकार घोषणा कर देगी। तो फिलहाल सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि वो भारत में नियुक्त किया जाएगा। रेजिडेंट, ही शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में रहने वाला होना चाहिए। अभी तक जो व्यवस्था है, अभी तक व्यवस्था ये थी कि व्हाट्सएप ने भारत के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रखा था कि अगर भारत के संबंध में व्हाट्सएप के पास कोई भी शिकायत आती है तो व्हाट्सएप उसे हैंडल कर सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ बैठता है? अमेरिका। शिकायत कहाँ होगी? भारत में। वो बैठता है अमेरिका। अमेरिका में कहाँ बैठता है? पता नहीं। शिकायत का क्या होगा? पता नहीं। समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा? पता नहीं। कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो भारत के लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस रेगुलेशन के माध्यम से ये तय कर दिया गया कि उन्हें अगर भारत में व्यापार करना है, कारोबार करना है, भारत में अपना विस्तार करना है, भारत में अपना अस्तित्व बनाए रखना है, भारत में मौजूद रहना है, तो उन्हें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के लॉ के प्रति अकाउंटेबल होना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के प्रति अकाउंटेबल बनाया गया है। तो कैसे अकाउंटेबल होंगे, उससे इन्हीं सारी बातों के लिए प्रावधान किए गए हैं। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाए जाएंगे, भारत में होगा, भारत में। दूसरी बात, ये तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात हो गई कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो रेगुलेशन और रूल्स का पालन सुनिश्चित करेगा। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। क्या होगा ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन? ये भी इंडिया में अपॉइंट करना होगा, इन इंडिया। ये भी भारत में अपॉइंट करना होगा। और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, यह उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच 24/7 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच 24/7 कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा, सहयोग और सामंजस्य बनाए रखने का काम करेगा, तालमेल बनाए रखने का काम करेगा। तो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन के अपॉइंट करने का प्रावधान किया गया। अगली बात, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने का प्रावधान किया गया है। रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर यानी भारत में ही एक रहने वाले व्यक्ति को ग्रीवांस ऑफिसर बनाया जाएगा, या जिसे ग्रीवांस ऑफिसर बनाया जाएगा उसे भारत में रहना होगा, जिससे शिकायतें भारत के लोगों से ली जा सके और उन शिकायतों का प्रभावी तरीके से निपटारा किया जा सके। तो भारत में ही ये सारी व्यवस्था अब सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। कितनी शिकायत मिली है, उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है, कितना मैटर रिजॉल्व हुआ है, कितना कंटेंट रिमूव किया गया है, इन सारी बातों के बारे में मंथली रिपोर्ट तैयार करनी होगी और वह मंथली रिपोर्ट शेयर करनी होगी, गवर्नमेंट को शेयर करनी होगी। किसको शेयर करनी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वही रेगुलेटरी होगा इसका, तो उसको शेयर करनी होगी। इसके अलावा जो ओरिजिनेटर होगा कंटेंट का, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा कंटेंट का, जो कंटेंट को सबसे पहले जनरेट करेगा, ओरिजिनेट करेगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर अपराध को बढ़ावा देने वाला है, घृणा पैदा करने वाला है, किसी भी तरीके का है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। ऐसे प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका भी जाना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, न्यायालय में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी चलना चाहिए। तो ऐसे लोग जो फर्स्ट कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, पहली बार ओरिजिनेट कर रहे हैं, उनको अपराध के प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, उनके पनिशमेंट के लिए इंटरमीडियरीज को उनके पहचानने में मदद करनी होगी, उनके बारे में जानकारी देनी, जिससे कि अगर कोई भी भारत की सुरक्षा के विरुद्ध, प्रभुता अखंडता के विरुद्ध या विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध लोग
व्यवस्था के विरुद्ध या किसी भी अपराध को बढ़ावा देने के विरुद्ध या महिलाओं के सम्मान आदि के विरुद्ध अगर कोई भी कंटेंट अगर ओरिजिनेट किया गया है तो उस व्यक्ति को सजा दी जा सके, विशेषकर ऐसे कंटेंट में जिनमें कम से कम 5 साल की सजा मिलती हो महिलाओं के विरुद्ध। तो ऐसे सारे कंटेंट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफिकेशन के लिए सरकार को मदद करनी होगी, सूचना देनी होगी, जिससे कि प्रिवेंशन और पनिशमेंट दोनों का काम किया जा सके। इसके अलावा फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रखना होगा। भारत में ही जो भी पब्लिशर है, जो भी इंटरमीडियरी है, उन सारे इंटरमीडियरी को भारत में अपना एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस रखना होगा। केवल ऑनलाइन एड्रेस नहीं, फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस रखना होगा, यानी कहीं मकान लेकर के, कहीं किराए पर जगह लेकर के अपना एक कार्यालय खोलना होगा, और जहां पर उन्होंने दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, जहां भी उन्होंने अपना कार्यालय खोला है, जहां उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, उस ऑफिस का नाम, पता, सारा डिटेल वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, ऐप पर, हर जगह पर पब्लिश करना होगा। तो उनका एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। भारत में अभी तक नहीं है, सोशल मीडिया, ट्विटर, किसी का कुछ भी नहीं है भारत में। तो अब 3 महीने बाद ये सब अप्लाई हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। उनको भारत में अपना एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस रखना होगा और उसका नाम, पता, सब कुछ पब्लिश करना होगा। और महत्वपूर्ण बात, जो भी यूजर के कंटेंट हैं उनको कभी कभी मनमाने तरीके से रिमूव कर लेते हैं, डिसेबल कर देते हैं, किसी के अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके का काम करते हैं ये इंटरमीडियरीज। तो अगर इंटरमीडियरीज इस तरीके का काम करेंगे तो उन्हें पहले लोगों को सूचना देनी पड़ेगी, प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। उन्हें पहले लोगों को सूचना देनी पड़ेगी, प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा, और उस प्रायर इंटीमेशन में उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वे क्यों ऐसा करने जा रहे हैं। और केवल सूचना देकर के वो डिसेबल नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते। यह सूचना देने के बाद उन्हें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन। सुनवाई करने का युक्त अवसर उन्हें देना पड़ेगा, सुनवाई करने का युक्त अवसर उन्हें देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। जिस यूजर का आप अकाउंट रिमूव करने जा रहे हैं, डिसेबल करने जा रहे हैं, ब्लॉक करने जा रहे हैं, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसका पक्ष सुनना पड़ेगा, तभी अकाउंट को रिमूव किया जा सकता है, तभी डिसेबल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्यों? ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है। पढ़ते हैं हम लोग, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 14, 21 का पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रखा है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी पर्सन। तो अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी है तो उसे सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। ये बात यहाँ भी इंश्योर की गई है कि सुनवाई का युक्त अवसर मिले। और अंतिम बात जो इस रेगुलेशन में कही गई है कि जो भी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है जिसे कोर्ट ने अनलॉफुल डिक्लेयर किया है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा उसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है, यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर से अलग है, कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत है, तो कोई भी ऐसी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है जो प्रोहिबिटरी नेचर की है, जिसे प्रोहिबिट किया गया है, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के रेगुलेशन की व्यवस्था इस 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का प्रावधान किया है। अच्छा कदम है, बेहतर कदम है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कुछ कमियां हैं। और इन कमियों को एड्रेस किया जाना चाहिए था। सरकार उन कमियों को एड्रेस नहीं कर पाई, ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये कमियां दूर नहीं होंगी ये रेगुलेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए इन कमियों को दूर करते हुए कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं। ये गलत बात है। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज इन रेगुलेशन को फॉलो
नहीं कर पाती हैं, इन रेगुलेशन को फॉलो करने में शिथिलता अपनाती हैं, तो उन पर पनिशमेंट होना चाहिए। हैवी जुर्माना, भारी भरकम जुर्माना, जो साल भर का टर्नओवर है उस टर्नओवर का 10% जुर्माना लगा दीजिए, उस टर्नओवर का 20% जुर्माना लगा दीजिए, हाई कॉस्ट इंपोज कीजिए। क्योंकि भय बिनु होय न प्रीति, बिना भय की प्रीति नहीं होगी। ये मानी हुई सी बात है, मानी हुई सी बात है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में सुंदरकांड में, विनय न माला जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। तो बिना भय के प्रीति नहीं होगी। अगर दंड का भय नहीं होगा, अगर दंड का भय नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकेगा। और दंड का भय बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं है। यही कारण है कि इस देश में आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं, इस देश में वाम उग्रवाद का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं, इस देश में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं, इस देश में नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि समर्थन अपराध है ही नहीं हमारे देश में। न्यायालय कहता है कि अगर आप समर्थन करते हैं तो बुद्धिजीवी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है समर्थन करते हैं तो बुद्धिजीवी है। आप क्रिएटिव माइंड है आपका, करते रहिए, अपराध नहीं है जब तक कि हिंसा न कर बैठिए। अब बताइए, अब बताइए कि अगर सोचेंगे नहीं अपराध करने के बारे में तो करेंगे कैसे? अकस्मात थोड़ी होगा इतना बड़ा अपराध, पहले तो सोचना पड़ेगा ना, सोच करके प्रमोट करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आप उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अगर आप केवल सोच रखते हैं, अगर आप केवल विचार व्यक्त करते हैं तो वो अपराध नहीं है। अगर भारत को तोड़ने के लिए केवल विचार व्यक्त करते हैं तो वो अपराध नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि अपराध नहीं है? लेकिन ठीक है, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था अलग है। तो अब मैं न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं न्यायालय के निर्णय की कमी अवश्य गिना रहा हूँ कि इस दिशा में चिंतन करना होगा, सोचना होगा। अगर यह निर्णय सुधारा नहीं गया तो इस देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत मात्रा में फैलेगी, बढ़ी है, ऐसे लोग बहुतायत मात्रा में हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत मात्रा में बढ़ेगी जो देश की एकता और अखंडता के लिए छद्म तरीके से संकट पैदा करेंगे। इसलिए इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल अलग मैटर है, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि दंड होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। यह रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए पनिशमेंट का प्रावधान नहीं करता। दूसरी बात, जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई। अब बताइए, मंत्रालय पहले से ही कार्यों से अति भारित है, कार्यों का बोझ है उस पर, बर्डन है उस पर, उसके ऊपर आपने रेगुलेटरी प्रोविजन का कंप्लायंस का बोझ दे दिया। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, शून्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा, शून्य होगा। क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स के मत्थे होगा, ब्यूरोक्रेट्स के सहारे होगा और ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। इस देश की नौकरशाही दोषों के आधार पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, ब्यूरोपैथोलॉजी के दोषों के आधार पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस देश के ब्यूरोक्रेसी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस रेगुलेशन का बेहतर कंप्लायंस कर पाएगा। हो सकता है करप्ट नेक्सस पैदा हो जाए कंप्लायंस को लेकर के। क्यों? क्योंकि एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ प्रकट किया है, एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ प्रकट किया है कि इस देश में अपराधियों, मंत्रियों, राजनेताओं, अधिकारियों, मीडिया, कुछ न्यायाधीश भी, इन सब के बीच एक करप्ट नेक्सस बना हुआ है। एन वोहरा की रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें यह बात साफ तरीके से जाहिर होती है, प्रकट होती है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एन वोहरा की रिपोर्ट का जिक्र किया है, आप उसमें देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। तो जहां ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके का करप्ट नेक्सस बना हुआ है, वहां कैसे हम इस बात को इंश्योर कर पाएंगे कि 100% कंप्लायंस होगा? नहीं हो सकता। इसलिए गलत तरीके से कंप्लायंस किया जा रहा है। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी जिसका प्रावधान रेगुलेशन नहीं करता। संसद को कानून बनाना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए, कानून बना करके एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब है स्वतंत्र विनियामक संस्था बनानी चाहिए, जैसे जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जैसे इरडा है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जैसे रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी पैटर्न पर सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए कदम उठाने होंगे। आज नहीं तो कल आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी ही होगी, क्योंकि ये रेगुलेशन आपको कुछ दिनों में हैंडीकैप नजर आने लगेंगे। इसलिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। तो जब बनानी पड़ेगी तो आज क्यों नहीं? तो सरकार इस आवश्यकता को पहचानने में
असफल रही है। सरकार ने जिन जिन मंत्रालयों से विचार विमर्श किया है, जिन जिन स्टेक होल्डर से विचार विमर्श किया है, उन सारे स्टेक होल्डर्स ने भविष्य की इन अनुमानों को पहचाने पे वह असफल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं। ये अकर्मण्यता है नीति निर्धारकों की, यह अकर्मण्यता है नीति निर्धारकों की कि भविष्य में झांकने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए संशोधन अधिक होते हैं, कोई भी रेगुलेशन बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में ही जीने की प्रवृत्ति अधिक रही है। और यही कारण है कि भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहा है। भारत में नीतियां अधिक गुणवत्ता प्रधान नहीं मानी जाती हैं, और क्योंकि इस पॉलिसी पैरालिसिस का प्रभाव इस रेगुलेशन पर दिखलाई पड़ता है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, एक विनियामक संस्था होनी बनाई जानी चाहिए थी इसके माध्यम से, जो सोशल मीडिया का कठोर रेगुलेशन करती, लेकिन ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई गई। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है हमारा। कौन इंश्योर करेगा, कौन इंश्योर करेगा कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है तो वायलेट ना हो? आज तो हर पल वायलेट हो रहा है, हर क्षण वायलेट हो रहा है। कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप में एक्सेस मांगी जाती है कि आप एक्सेस दीजिए, तभी आप उस एप्लीकेशन का उपयोग कर पाएंगे। अगर आपने एक्सेस देने से मना कर दिया तो आप उस एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकते। ये ठीक वही बात है जैसे व्हाट्सएप नई पॉलिसी ला रहा है कि आपको इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप व्हाट्सएप का यूज कर पाएंगे। ये काम हमारे देश में ऐप इस काम को विदेशी ऐप पहले से कर रहे हैं कि जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप उस ऐप को एक्सेस देंगे कि वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें, तभी आप उस एप्लीकेशन का उपयोग कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकते। तो राइट टू प्राइवेसी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। तो क्योंकि हम ये कैसे इंश्योर करें कि जो हमारा डेटा वो स्टोर कर रहे हैं, हमारे पर्सनल डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में वे उन पर्सनल डेटा का मिसयूज नहीं करेंगे। क्योंकि क्योंकि जो चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, चीन में जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों का चीन के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें जितने डेटा चीन की कंपनियां स्टोर करती हैं विश्व भर में, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, वेब होस्टिंग के माध्यम से, जितने भी सर्फिंग के माध्यम, जितने भी डेटा वो स्टोर करती हैं, वो सारा डेटा चीन के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करना होता है, भेजना होता है। यानी अगर आप चीन का मोबाइल फोन उपयोग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट वहीं से आएगा। अगर आप चीन का मोबाइल फोन उपयोग कर रहे हैं, अब तो चीन का ऐप आप यूज नहीं कर सकते, भारत सरकार ने कुछ ऐप प्रतिबंधित कर दिए हैं, तो चीन का ऐप यूज हो रहा है, चीन का मोबाइल फोन यूज हो रहा है, तो आपका सारा डेटा सॉफ्टवेयर अपडेट आदि के नाम से चीन के सर्वर पर स्टोर हो रहा है, और आपका एक एक डेटा चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास शेयर हो रहा है, क्योंकि ऐसा शेयर करना उनकी कानूनी बाध्यता है, वरना चीन वहां पर उन्हें समाप्त कर देगा, वे अपना कारोबार नहीं कर सकते चीन में। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी परिस्थितियां हैं, तो राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन का प्रावधान तो होना चाहिए ना। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रावधान किया ही नहीं गया। बस 2017 में बीएन श्रीकृष्णा कमेटी बनाई, 2018 में बिल पेश किया, बस बिल पेश है, तब से संसद ने कानून अभी तक नहीं बनाया। हालांकि जो बिल पेश किया गया था, उस बिल में राइट टू बी फॉरगेटन नहीं दिया गया पूरी तरीके से, पार्शियल राइट टू बी फॉरगेटन दिया गया। यानी जो बिल बनाया गया था डेटा प्रोटेक्शन का, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो डेटा प्रोटेक्शन एक अलग मैटर है, जब कभी आगे चर्चा होगी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के। अभी तो सब सुषुप्तावस्था में, हाइबरनेट है इस समय हमारी गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के। कभी अगर जागृत होगी, जागृत अवस्था में आएगी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, तो हम लोग डेटा प्रोटेक्शन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो जो डेटा प्रोटेक्शन में राइट टू बी फॉरगेटन दिया गया, वो पार्शियल राइट टू बी फॉरगेटन दिया गया। इसका मतलब यह है कि डेटा प्रोटेक्शन में जो हमने व्यवस्था की, उसमें भी हमने मिसयूज को रोकने की व्यवस्था नहीं की पूरी तरीके से। लेकिन ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, और हमने बीच में यह भी कहा कि हम बहुत दूरदर्शी नहीं है, हमारे नीति निर्माता, हमारे पॉलिसी मेकर्स बहुत दूरदर्शी नहीं है, इसलिए आज बनाते हैं, कल ही अमेंडमेंट कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है गड़बड़ बन गया, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो पहले से ही दूरदर्शिता क्यों नहीं अपना लेते? क्यों नहीं अपना लेते? क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार हैं। येस्कल ड्रोट जो नीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, पॉलिसी साइंस के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भारत की पॉलिसी की
कटु आलोचना की, तीव्र आलोचना की है, और वो कहते हैं कि भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार देश है, और वो आज भी कंटिन्यू है। तो दूरदर्शिता प्रदर्शित की जानी चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है हमारे। डेटा लोकलाइजेशन, कोई कानून नहीं है। हमारा डेटा, आपका डेटा अमेरिका में सर्वर पर सेव हो रहा है, क्यों सेव हो रहा है भाई? भारत में क्यों नहीं सेव होगा? तो डेटा लोकलाइजेशन के लिए प्रावधान होना चाहिए, डेटा लोकल सर्वर पर सेव होना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था, इस तरीके का कोई प्रावधान अभी देश में नहीं है। इसलिए इन सारी बातों को इंश्योर करने के लिए कानून बनना चाहिए। इन सारी बातों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए। जो मैंने कहा, रेगुलेटरी बॉडी का कोई प्रावधान नहीं है। इंटरमीडियरीज अगर फॉलो नहीं करती हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं किया गया है, ये बेहद गलत बात है। पनिशमेंट का प्रावधान सबके लिए होना चाहिए, इसलिए इंटरमीडियरीज के लिए भी होना चाहिए पनिशमेंट का प्रावधान, अगर ये फॉलो नहीं करती हैं। तो जब तक इस प्रकार के अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे, जब तक इस प्रकार के चेंजेस नहीं किए जाएंगे, और यकीन मानिए होंगे, यकीन मानिए इस प्रकार के चेंजेस होंगे, लेकिन आगे होंगे, तब हम कहेंगे कि संशोधन, अमेंडमेंट रूल्स बनाया गवर्नमेंट ने, नया काम किया गवर्नमेंट ने। देखिए, अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, एक नई नई भूमिका निभाई है। तो ऐसी नई भूमिका नहीं चाहिए, ऐसी नई भूमिका नहीं चाहिए। पहले से ही अच्छे तरीके से पूर्वानुमान लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, दूरदर्शिता अपनानी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए नीति निर्धारकों को, ब्यूरोक्रेट्स को जो सलाह देते हैं, और उन सारे पॉलिसी फ्रेमर्स को जो पॉलिसी फ्रेम में शामिल है। इसलिए ये कमियां हैं रेगुलेशन में, भविष्य में इन्हें दूर करना होगा, इसके उपाय करने होंगे, तभी सोशल मीडिया का रेगुलेशन इफेक्टिव हो पाएगा। अगर ये उपाय नहीं किए जाते हैं तो सोशल मीडिया के रेगुलेशन, अब इतना रेगुलेशन बनाया गया है, अच्छे प्रावधान है, अच्छे प्रावधान है, तो कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, कुछ प्रभाव तो आएगा ही, लेकिन जो वांछित प्रभाव है, जो डिजायरेबल इफेक्ट है हमारा, जिसकी हमने कल्पना की है, अपेक्षा की है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो वांछित प्रभाव देने में सफल नहीं होंगे। इसलिए अगर वांछित प्रभाव देने में सफल बनाना है तो ये उपाय अपनाने होंगे। कौन कौन से? हमने बताया, पनिशमेंट का प्रावधान कीजिए, रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान कीजिए, डेटा लोकलाइजेशन के लिए प्रावधान कीजिए, राइट टू प्राइवेसी कैसे इन्फोर्स होगी इस पर बल दीजिए। जो भी ये ऐप आदि जबरन हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जबरन हमारा एक्सेस लेते हैं, इस पर ब्रेक कीजिए, इसको रोक लगाइए कि बिना हमारी इंफॉर्मेशन एक्सेस किए हुए वो हमें यूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दें। तो इस तरीके की व्यवस्था बनानी होगी आगे चल करके, तभी सोशल मीडिया का बेहतर रेगुलेशन हो पाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब हमारा पर्पस बेसिकली यहाँ पर सोशल मीडिया रेगुलेशन के ही बारे में चर्चा करना था, जो हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है इस पूरे टॉपिक पर। लेकिन अब एक और रेगुलेशन इसमें आया है डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के लिए। तो इस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए क्या रेगुलेशन आया है, उसको बहुत संक्षेप में केवल चर्चा कर लेते हैं, केवल वो, क्योंकि वो इसी का फॉर्म है, इसी रेगुलेशन में इसके बारे में भी वर्णन किया गया है, तो केवल हम लोग इस जानकारी के लिए चर्चा कर ले रहे हैं। ये कहा गया है कि जितने भी डिजिटल मीडिया हैं, जैसे न्यूज़ चैनल हैं, ओटीटी हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, जो वेब सीरीज आदि दिखाते हैं, तो ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि बड़ी न्यूडिटी दिखाई जा रही है वहाँ पर, बड़े वल्गर कंटेंट होते हैं वहाँ पर। स्वाभाविक सी बात है, उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। विकसित देशों ने इस दिशा में प्रयास किया है, ब्रिटेन ने रेगुलेशन बनाया है, अमेरिका ने, जो ये सारे प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं वो सब मिलकर के आपस में उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन इम्पोज किया है, जिससे कि इन सारी बातों से बचा जा सके, क्योंकि समाज में विकृतियां पैदा होती हैं, और फोन एक ऐसा साधन है जो घर में बच्चे भी यूज करते रहते हैं। इसलिए यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि अगर कोई भी कंटेंट दिखाया जा रहा है तो उस कंटेंट से हमारे समाज में मनोविकृति पैदा ना हो, उस कंटेंट से हमारे समाज में गिरावट पैदा ना हो, यह इंश्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी समाज के अंग हैं, ये भी समाज के हिस्से हैं। इसलिए इनकी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी बनती है, समाज के प्रति एक एथिकल अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन आजकल अकाउंटेबिलिटी तो सिरे से गायब है, जैसे गधे के सर से सींग। तो एथिकल अकाउंटेबिलिटी तो और भी गायब है आज के समाज में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करने वाले लोगों से हम एथिकल अकाउंटेबिलिटी की कल्पना कैसे करें? और यही कारण है कि टीवी चैनल पर भी आप ऐसे कंटेंट देखते हैं जो समाज में एक दूसरे के विरुद्ध विद्वेष, घृणा, लड़ाई दिखाई जाती है। जैसे स्टार प्लस का चैनल देखिए,
वल्गर कंटेंट अगर न भी मान लिया जाए तो कैसे समाज में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा जा सकता है, परिवार में कैसे टूट फूट की जा सकती है, कैसे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सकती है, कैसे परिवार की हारमोनी को भंग किया जा सकता है, ये सब अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तो एथिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस देश में, सोसाइटी के लोगों में, समाज के लोगों में। कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में है, लेकिन जो जिम्मेदार काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनमें भी एथिकल अकाउंटेबिलिटी होनी, एथिकल सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो ना के बराबर है। और यही कारण है कि फिल्मों में, यही कारण है कि इस वेब सीरीज में इस प्रकार के वल्गर कंटेंट सामने आए हैं। तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मीडिया और ओटीटी पर रोक लगाने के लिए कुछ रेगुलेशन बनाए। क्या रेगुलेशन बनाए, केवल संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, सेल्फ क्लासिफिकेशन कंटेंट की बात कही है गवर्नमेंट ने कि आपको जो कंटेंट आप दिखा रहे हैं उसको आप 5 भागों में कैटेगराइज कर लीजिए। एक यूनिवर्सल कैटेगरी बना लीजिए, एक यूनिवर्सल ऑब्लिक एडल्ट प्लस 7 की कैटेगरी, 7 प्लस की कैटेगरी की बना लीजिए, एक यूनिवर्सल ऑब्लिक एडल्ट 13 प्लस की कैटेगरी बना लीजिए, एक यूनिवर्सल ऑब्लिक एडल्ट 16 प्लस की कैटेगरी बना लीजिए, यूनिवर्सल ऑब्लिक एडल्ट और ये एडल्ट की कैटेगरी बना लीजिए। ये 5 कैटेगरी बना लीजिए और जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं उस कंटेंट को दिखाइए कि वह किस कैटेगरी में आने वाला कंटेंट है। और जब भी कोई व्यक्ति उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, तो रियल एज वेरिफिकेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। रियल एज वेरिफिकेशन मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति की आयु का सही अंदाजा लगाया जा सके और तब वो कंटेंट को देख सके। तो इस पर काम होना चाहिए। अच्छा प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल वाले लोग हैं उन पर जो जर्नलिस्ट कोड है वो अप्लाई होगा, जिसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। जो टेलीविजन के नेटवर्क के लिए हमने जो एक्ट बना रखा है, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, वह केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के जो कोड हैं वे कोड इन पर अप्लाई होंगे। तो इन सारी बातों पर ये एप्लीकेशन होगा। लेकिन कोई रेगुलेटरी बॉडी इन पर भी नहीं बनाई गई। एक रेगुलेटरी बॉडी इन पर भी बनाई जानी चाहिए, ये भी कमी है। इसके अलावा एक अच्छी बात और की गई इसमें कि 3 लेवल के ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई। 3 लेवल के ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इन 3 तरीके के लेवल पे लोगों की शिकायतों को दूर करने की बात की गई है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है। पहला जो लेवल होगा वो सेल्फ रेगुलेशन होगा। सेल्फ रेगुलेशन होगा। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हुआ कि जो पब्लिशर है कंटेंट का, वो कंटेंट के पब्लिशर के पास एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। पब्लिशर अपने यहाँ एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करेगा, इंडिया में होगा वो ग्रीवांस ऑफिसर, और उस ग्रीवांस ऑफिसर के पास कंप्लेन की जा सकती है और 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर वो ग्रीवांस ऑफिसर उस कंप्लेन का निपटारा करेगा। नहीं हो पाया तो फिर लेवल 2 पर व्यवस्था है, रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी पब्लिशर के द्वारा। उन पब्लिशर्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। ये एक अच्छा प्रावधान है रेगुलेटरी बॉडी का। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या एमिनेंट मेंबर होंगे जो उसके चेयरमैन के रूप में काम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसमें 6 मेंबर होंगे। और ये देखेंगे कि पब्लिशर्स के लिए, यानी डिजिटल मीडिया के लिए, ओटीटी के लिए, ओवर द टॉप के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं वो उनका कितना कठोरता से पालन कर पा रहे हैं, और उसकी शिकायत सुनेंगे अगर पालन नहीं हो पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट लेवल पर अगर 15 दिन के भीतर शिकायत नहीं सुनी गई तो फिर सेकंड लेवल पर यह शिकायत सुन पाएंगे। तो यह व्यवस्था की गई है। और तीसरे लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जिम्मेदारी दी गई है कि ये जितने भी पब्लिशर होंगे या रेगुलेटरी बॉडी हैं उन सभी के लिए चार्टर अधिकार पत्रों की घोषणा करेगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस की घोषणा करेगा, और एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएगा किसी भी तरीके के ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए, किसी भी प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए। तो ये प्रावधान किए गए हैं डिजिटल मीडिया और ओटीटी के लिए। तो फिलहाल डिजिटल मीडिया और ओटीटी का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं था हमारा यहाँ पर, लेकिन जो प्रावधान साथ में अटैच करके बनाए गए हैं हम लोगों ने उन प्रावधानों की चर्चा कर ली है। लेकिन मुख्य
चर्चा हमारी सोशल मीडिया पर केंद्रित थी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सोशल मीडिया का महत्व क्या है, सोशल मीडिया की ने क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, क्या रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया है, उस रेगुलेशन का महत्व क्या है हमारे लिए, और उस रेगुलेशन में चुनौतियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, और कैसे उन चुनौतियों और सीमाओं को दूर किया जा सकता है। और ये एक कंप्लीट चर्चा थी तो सोशल मीडिया रेगुलेशन के संदर्भ में। तो आज के लिए फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, हमारी ये चर्चा यहीं पर समाप्त होगी। फिर नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।